चलिए आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में बनी हुई एक खबर के बारे में। गाजा पीस बोर्ड में सीट की कीमतें $1 बिलियन, लगभग 85 करोड़। ट्रंप ने भारत को इनविटेशन भेजा है जिससे कि इजराइल जो है वो नाराज है। यूएन को इससे चैलेंज जो है वो काफ़ी मिल रहा है। पीएम मोदी का इससे अगला जो कदम है वो क्या होगा, यानी कि 1 बिलियन देकर अपार्टमेंट पीस खरीदो। ट्रंप का ये नया बोर्ड है, ये कौन सा बोर्ड है? और भारत को भी इसमें ऑफर मिला है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। क्या ये यूएन के लिए अल्टरनेटिव बनेगा? तो सबसे पहले अगर हम खबर देखें, तो अगर हम खबरों को देखें तो इससे तीन जो खबरें हैं उनको आज हम समराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम खबर देखें तो वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्विटेज इंडिया टू जॉइन बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आधिकारिक जो सूत्र हैं उनके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस निकाय का जो उद्देश्य है वो है ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के तहत गाजा में शांति, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करना है और इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के चरण के हिस्से के रूप में शुरू की गई यह पहल व्यापक वैश्विक संघर्ष को भी संबोधित कर सकती है। वहीं दूसरी जो खबर है वो भी इससे काफ़ी जुड़ी हुई है, जो कि है मोस्ट कंसिक्वेंटल बोर्ड एवर, ट्रंप इनवाइट इंडिया टू ज्वाइन गाजा बोर्ड पीस ऑफ व्हाट इज इट, यानी कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड ट्रंप ने भारत को गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह क्या है? वहीं दूसरी जो खबर है वो है मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुलाया, नाराज इजराइल बोला बिना बातचीत के ये टीम जो है वो बनाई गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर द्वारा साझा किए गए एक पत्र में ट्रंप ने इस पहल को गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए घोषित 20 सूत्रीय व्यापक योजना का हिस्सा बताया है, जिसकी घोषणा पिछले साल सितंबर में की गई थी। उन्होंने कहा है कि इस योजना को अरब जगत, इजराइल और यूरोप के वैश्विक नेताओं का व्यापक समर्थन मिला है और नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2803 के माध्यम से इसे औपचारिक रूप से अनुमोदित किया है। तो चलिए आज हम इस खबर को पॉइंट वाइज कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो क्या है। तो बोर्ड ऑफ पीस एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा और भविष्य के अन्य वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया है। इस बोर्ड से जुड़े जो मुख्य जो जानकारियां हैं उनकी बात करें, यानी कि बोर्ड ऑफ पीस के बारे में मुख्य जो जानकारियां हैं उनकी बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो है इसका प्राथमिक कार्य गाजा में युद्ध के बाद शासन व्यवस्था संभालना, पुनर्निर्माण की देखरेख करना और आर्थिक निवेश जुटाना है। यह बोर्ड जो है वो गाजा में हमास के शासन की जगह एक नई प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करने पर केंद्रित है। इसके अगर नेतृत्व की बात करें तो इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसमें कई वैश्विक नेता और प्रभावशाली हस्तियां जैसे जरेड कुशनगर और टोनी ब्लेयर शामिल हैं। स्थापना की बात करें तो इसे औपचारिक रूप से 15 जनवरी 2026 को स्थापित किया गया था। इसे नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था। भारत को अगर इसके निमंत्रण की बात करें, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए औपचारिक पत्र भेजा है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान सहित दुनिया के लगभग 60 देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। सदस्यता की अगर शर्तों की बात करें तो कुछ जो खबर है, कुछ जो सूत्र हैं उनके अनुसार इस बोर्ड में स्थायी सदस्यता बनाए रखने के लिए सदस्य देशों को लगभग 1 बिलियन यानी कि जो 8 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो देना पड़ सकता है। यह जो संस्था है वो केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में इसे यूक्रेन जैसे अन्य वैश्विक विवादों को सुलझाने के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के एक समानांतर या अधिक सक्रिय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
बात करें इसमें ट्रंप की भूमिका क्या है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रंप ने स्थापित की है, तो इसमें ट्रंप की भूमिका अधिक होगी। जैसे कि बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। वह न केवल इसके संस्थापक हैं बल्कि इसके संचालन में भी निर्णायक शक्ति रखते हैं। संस्थापक और अध्यक्षता की बात करें तो ट्रंप इस बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन हैं और इस संस्था की कल्पना और स्थापना पूरी तरह से उनकी गाजा शांति योजना के तहत की गई है, गाजा पीस प्लान के तहत की गई है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति की बात करें तो वीटो पावर, जैसे बोर्ड में फैसले बहुमत के लिए जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष के रूप में ट्रंप के पास अंतिम मंजूरी यानी कि फाइनल अप्रूवल देने का अधिकार है। उनके पास बोर्ड के निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति भी है। सदस्यों के चयन की बात करें तो बोर्ड में किन देशों या प्रभावशाली हस्तियों को शामिल किया जाना है, इसका पूरा अधिकार भी ट्रंप के पास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के लगभग 60 नेताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। रणनीतिक अगर इसके नेतृत्व की बात करें तो वह गाजा के पुनर्निर्माण, वहाँ के शासन मॉडल और आर्थिक निवेश के लिए रणनीतिक जो दिशा है वो तय करेंगे। उन्होंने इसे अब तक का सबसे महान और प्रतिष्ठित बोर्ड बताया है। वैश्विक विस्तार की योजना की बात करें तो ट्रंप की योजना इस बोर्ड को केवल गाजा तक सीमित रखने की नहीं है। उनका लक्ष्य इसे भविष्य में यूक्रेन और अन्य वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में विकसित करना है। इसको अगर संक्षिप्त में बताएं कि ट्रंप की इसमें भूमिका क्या है, तो संक्षिप्त में डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के मुख्य संचालक हैं जो गाजा के भविष्य और वैश्विक शांति प्रयासों में अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप का नेतृत्व कर रहे हैं। बात करें अब हम फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जो कि टॉप लेवल पर है। जनवरी 2026 में व्हाइट हाउस द्वारा घोषित बोर्ड ऑफ पीस का फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस संस्था का सबसे शीर्ष स्थल है। यह फंड जो है वो रणनीति और गाजा के पुनर्निर्माण के प्रमुख निर्णयों को नियंत्रित करता है। जैसे अगर इस बोर्ड में मुख्य जो सदस्य हैं उनकी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इसके अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके पास सभी प्रमुख जो निर्णयों पर वीटो पावर यानी कि अंतिम निर्णय का अधिकार है। मार्को रूबियो की बात करें तो वर्तमान अमेरिकी विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के। टोनी ब्लेयर की बात करें तो जो टोनी ब्लेयर हैं वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जेरेडी कुशनर की बात करें कुशनर की तो जेरेडी कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पूर्व वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुके हैं। स्टीव विटकॉफ की बात करें तो मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी विशेष दूत, स्पेशल एनवॉय वो रह चुके हैं। मार्क रोवन की बात करें तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ और अरबपति व्यवसाय मार्क रोवन हैं। रॉबर्ट ग्रेबियल की बात करें तो अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो हैं। निकोलो म्यादेनोव की बात करें तो गाजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त, जो बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम करेंगे, वो हैं निकोलो म्यादेनोव। इससे जुड़ी कुछ अतिरिक्त जो जानकारी है यानी कि फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां, जिनमें दैनिक संचालन की बात करें तो बोर्ड की दैनिक रणनीति और कार्यों को संभालने के लिए आर्य लाइटस्टोन और जोश ग्रुएनबाम को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ग्रुएनबाम को निमंत्रण की बात करें तो ट्रंप ने इस बोर्ड के विस्तार के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ज़ेवियर मिले सहित कई वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजा है। अब बात करें गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में, तो गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कि गाजा स्पेसिफिक 11 सदस्यों से बना है। जनवरी 2026 में व्हाइट हाउस द्वारा घोषित बोर्ड ऑफ पीस का फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कि इस संस्था का सबसे शीर्ष स्थल है। यह जो फंड है वो रणनीति और गाजा के पुनर्निर्माण के प्रमुख निर्णयों को नियंत्रित करता है।
प्रमुख जो निर्णय है उनको नियंत्रित करता है और इसके ये विशेष रूप से गाजा के जमीनी प्रबंधन, शासन और क्षेत्रीय समन्वय के लिए बनाया गया है। यह 11 सदस्यीय बोर्ड सीट्स फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के निर्देशों को लागू करेंगे। इससे जुड़े कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो इसमें शामिल गाजा एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है इसमें शामिल कुछ जो लोग हैं उनकी बात करें, 11 जो सदस्य हैं उनकी बात करें तो स्टीव वेटकॉफ जो कि मध्य पूर्व के अमेरिकी विशेष दूत हैं, जेरेड कुशनगर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पूर्व वरिष्ठ सलाहकार हैं, टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मार्क रोवन जो कि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ रह रहे हैं। हकाम फिदान की बात करें तो तुर्क के विदेश मंत्री हैं। अली अल थाबात की बात करें जो कि कतर के राजनयिक और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। हसन रशाद की बात करें तो मिस्र के खुफिया एजेंसी GIS के प्रमुख हैं। रीम उल हसामी की बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री हैं। निकोले म्यादिनोव की बात करें तो गाजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव बुल्गारियाई राजनयिक हैं। सिग्रेड काक की बात करें तो गाजा के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय समन्वयक हैं। अब बात करें हम सिग्रेड याकेव गैवी की तो बोर्ड की जो अन्य प्रमुख जिम्मेदारियां हैं उनकी, तो गाजा एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है इसकी अन्य जो जिम्मेदारियां हैं वो हैं, यह बोर्ड गाजा में हमास के स्थान पर बनी हुई फिलिस्तीनी तकनीकें जो हैं उसको संभालेगा। अब हम बात करें फिलिस्तीनी जो प्रशासन है और जो उच्च प्रतिनिधि हैं यानी कि फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव है उनके बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के तहत गाजा के प्रशासन के लिए एक त्रिपक्षीय संरचना बनाई गई है जिसमें हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड फिलिस्तीनियन एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करें जो फिलिस्तीनियों का जो शासन है उसके बारे में, प्रशासन के बारे में, तो गाजा के दैनिक कामकाज को संभालने के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा NCAG का गठन किया गया है। इसके अगर नेतृत्व की बात करें तो इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर अली साथ कर रहे हैं जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पूर्व उप मंत्री रह चुके हैं। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह 12 से 15 सदस्यों की एक टेक्नोक्रेटिव तकनीकी समिति है जिसमें बिना किसी राजनीतिक संबद्धता यानी कि जैसे हमास या फतह के पेशेवर विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके मुख्य कार्य क्या हैं तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं की बहाली करना, नागरिक संस्थानों का पुनर्निर्माण और दैनिक जीवन को स्थिर करना। यह समिति तब तक काम करेगी जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपना सुरक्षा कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेते। बात करें उच्च प्रतिनिधि के बारे में तो यानी कि हाई रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, तो बुल्गारियाई राजनयिक और पूर्व UN दूत निकोले म्यादिनोव को हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गाजा फॉर गाजा नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका की बात करें तो मध्यस्थता की कड़ी है वो, जैसे वे अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस और जमीन पर काम कर रहे फिलिस्तीनी प्रशासन के बीच ऑन द ग्राउंड लिंक संपर्क सूत्र हैं। पर्यवेक्षण की बात करें तो वे गाजा के शासन, पुनर्निर्माण और विकास की सभी पहलुओं की निगरानी करेंगे। समन्वय की बात करें तो उनका कार्य नागरिकों और सुरक्षा स्तंभों के बीच तालमेल बिठाना रहेगा। अब हम बात करें 1 बिलियन मेंबरशिप फ्री के बारे में जो कि बड़ी कंट्रोवर्सी है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए निर्धारित 1 बिलियन लगभग 8500 से 83 करोड़ की जो सदस्यता है यानी कि 8300 करोड़ से लेके 8500 करोड़ की सदस्यता राशि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई है। इस विवाद के जो मुख्य जो पहलू हैं उनसे जुड़ी जो बात करें तो स्थायी सदस्यता का प्राइस टैग। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित चार्टर के अनुसार जो देश 1 बिलियन का जो नगद योगदान देंगे उन्हें ही बोर्ड में स्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप और निर्णायक वोटिंग जो है वो अधिकार मिलेगा।
अस्थायी बनाम स्थायी सदस्य की बात करें तो जो देश यह सारी भरकम जो राशि है नहीं चुकाएंगे उन्हें केवल 3 साल के लिए बोर्ड में रखा जाएगा। उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं इसका पूरा अधिकार अकेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा। व्हाइट हाउस की सफाई की बात करें तो विवाद बढ़ता देख व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने स्पष्ट किया है कि कोई अनिवार्य फीस नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए एक विकल्प है जो गाजा के पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाना चाहते हैं। पे टू पे मॉडल की आलोचना की बात करें तो आलोचकों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र जैसी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश है, जहां देशों की भूमिका उनकी शक्ति या योगदान के बजाय पैसे से तय हो रही है। इसे वैश्विक राजनीति का कॉरपोरेट मॉडल कहा जा रहा है। पारदर्शिता और फंड के अगर इस्तेमाल की बात करें तो इस बात को लेकर भी बड़ा विवाद है कि यह अरबों डॉलर का फंड सीधे व्हाइट हाउस के नियंत्रण वाले बोर्ड के पास जाएगा, जिसकी निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इसमें अगर भारत की स्थिति की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, लेकिन भारत इस $1 बिलियन की शर्त और बोर्ड की शर्तों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। अभी तक भारत ने इस पर कोई आधिकारिक वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं जताई है। यह विवाद इसलिए भी गहरा है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि इस फंड का उपयोग गाजा को दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बनाने में किया जाएगा, जबकि आलोचक इसे निजी कूटनीति का क्लब मान रहे हैं। अब हम बात करें किन देशों को जो इनविटेशन दिया गया है और उनके रेस्पॉन्स के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में बोर्ड ऑफ पीस के विस्तार के लिए दुनिया के लगभग 60 देशों को निमंत्रण भेजा है। प्रमुख देशों के नाम और उनकी अब तक की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो स्वीकार करने वाले देश जिसमें हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने इस निमंत्रण को सम्मानजनक बताते हुए सबसे पहले स्वीकार किया है। अर्जेंटीना की बात करें तो राष्ट्रपति जोवियर माइले ने संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने की पुष्टि की है। कनाडा की बात करें तो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सिद्धांत रूप में सहमति दी है, हालांकि उन्होंने वित्त पोष जैसी वितरण पर स्पष्टता मांगी है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने की पुष्टि की है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख तो लैम ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब विचार कर रहे देशों की बात करें, कंसिडरेशन कंटिन्यूरी के बात जो कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन की बात जो कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण मिला है। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर उत्तर नहीं दिया है और स्थिति की समीक्षा कर रहा है। भारत ने पहले ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण का स्वागत किया है। पाकिस्तान की बात करें तो सरकार ने पुष्टि की है कि उसे निमंत्रण मिला है और वह गाजा में शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने कहा है कि वे निमंत्रण पर सम्मानपूर्वक विचार करेंगे, लेकिन विवरणों की समीक्षा के लिए समय चाहिए। मिस्र और तुर्की की बात करें तो दोनों देशों ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। यूरोपीय संघ ईयू की बात करें तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को भी आमंत्रण किया गया है। इससे जुड़े कुछ विशेष जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी बात करें तो इजराइल ने प्रतिक्रिया दी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यकाल ने बोर्ड की संरचना विशेष रूप से कतर और तुर्की की भूमिका पर आपत्ति जताई है, क्योंकि यह इजराइल की नीतियों के विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूएन ने सतर्क प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि सदस्य देश अपनी पसंद के समूहों से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यूएन अपना निर्धारित कार्य जारी रखेगा। इससे जुड़े एक नोट की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि सदस्यों की आधिकारिक सूची जल्द ही स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान घोषित की जा सकती है। इजराइल की अगर नाराजगी की बात करें, इजराइल क्यों नाराजगी जता रहा है, तो जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस की गठन के बाद इजराइल ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और इजराइल सरकार की नाराजगी से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे समन्वय के अभाव के बारे में। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यकाल
नेतन्याहू के कार्यकाल ने आधिकारिक बयान जारी कर रहा कि गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की संरचना की घोषणा इजराइल के साथ बिना किसी परामर्श के की गई है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ मानता है। तुर्की और कतर की उपस्थिति की बात करें तो इजराइल की सबसे बड़ी नाराजगी बोर्ड में तुर्की और कतर के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर है। इजराइल इन देशों को हमास का समर्थक मानता है और गाजा के भविष्य के शासन में उनकी किसी भी भूमिका का कड़ा विरोध करता रहा है। सुरक्षा चिंताओं की बात करें तो इजरायली अधिकारियों का तर्क है कि बोर्ड में ऐसे देशों की मौजूदगी जिनके हमास के साथ संबंध है इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। वे इस बोर्ड को गाजा पर इजराइल की सुरक्षा नियंत्रण सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की अगर शिकायत की बात करें तो इजरायली सरकार ने अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क किया है। नेतन्याहू का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने इस मामले में इजराइल के हितों की अनदेखी की है। हमास के सफाई के मुद्दे की बात करें तो इजराइल का मानना है कि जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक बोर्ड का गठन जल्दबाजी है, खासकर तब जब उसमें इजराइल के विरोधी देश शामिल हों। इजराइल की यह प्रतिक्रिया ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के कूटनीतिक रिश्तों में एक अप्रत्याशित तनाव के रूप में देखी जा रही है। इससे जुड़े अगर कुछ अन्य पॉइंट हैं जिनमें शामिल है बोर्ड के सदस्यों में भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में 7 लोग शामिल हैं जिनमें भारतवंशी अजय बंगा भी हैं। बंगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष हैं और बोर्ड के दूसरे सदस्यों में मार्को रूबियो विदेश मंत्री, स्टीव वेटकॉफ विशेष राजदूत और समेत कई लीडर शामिल होने वाले हैं। पाकिस्तान को भी पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। पाकिस्तान ने रविवार को बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की है कि पाकिस्तान को औपचारिक रूप से यह निमंत्रण मिल चुका है। गाजा के लोगों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें, यानी कि जो गाजा के जो लोग हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया जता रहे हैं, तो गाजा के निवासियों और संबंधित पक्षों ने बोर्ड ऑफ पीस योजना पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कुछ आशा और राहत की बात उन्होंने कही है। तो गाजा निवासियों ने इस बोर्ड की घोषणा पर आशा व्यक्त की है। वे तत्काल राहत, युद्ध विराम और अपने घरों के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। एक विस्थापित गाजा निवासी ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि ट्रंप द्वारा बनाया गया शांति बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण और सीमा पारगमन खोलने पर बहुत गंभीरता से काम करेगा। हम बहुत पीड़ित हैं। संदेह और अनिश्चितता की बात करें तो कई अन्य गाजा निवासियों ने चिंता और संदेह भी जताया है। उनका मानना है कि यह योजना फिलिस्तीनी लोगों की एकता को खत्म कर सकती है और गाजा तथा वेस्ट बैंक के बीच भौगोलिक विभाजन को और गहरा कर सकती है। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या उनकी ज़रूरतें और भविष्य के बारे में निर्णय लेने में उनकी राय ली गई है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण की, तो हमास की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो हमास के कुछ शर्तों के साथ इस योजना के पहले चरण युद्ध विराम और बंधक रिहाई का स्वागत किया गया है। हमास ने संकेत दिया है कि वह गाजा के प्रशासन को स्वतंत्र टेक्नोक्रेटिव को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक तरफा निरस्त्रीकरण यूनिलेटरेशन और डिसआर्मेमेंट से इनकार कर दिया है जब तक कि इजराइल का कब्जा जारी है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रतिक्रिया की बात करें तो रामल्ला स्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस योजना का स्वागत किया है और बोर्ड के काम में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि पीए ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्पष्ट स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की राह सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसका उल्लेख योजना में अस्पष्ट रूप से किया गया है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि गाजा के लोग शांति और पुनर्निर्माण की सख्त जरूरत महसूस कर रहे हैं।
अन्य विवाद और क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस जो मुद्दे से अन्य जो विवाद हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस को लेकर 1 बिलियन की फीस और इजराइल की नाराजगी के अलावा कुछ अन्य भी गंभीर विवाद हैं, जिनमें शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि ट्रंप इसे संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक व्यवस्था के रूप में चला रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहुपक्षीयता को खत्म कर व्यक्तिगत कूटनीति को बढ़ावा देने की कोशिश है। असीमित शक्तियों और उत्तराधिकार की बात करें तो बोर्ड के प्रस्तावित चार्टर के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के पास न केवल वीटो पावर है, बल्कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने का भी अधिकार है। यह किसी लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बजाय एक निजी कॉरपोरेट बोर्ड जैसा लगता है। पारदर्शिता के अगर अभाव की बात करें तो बोर्ड के कामकाज अरबों डॉलर के फंड के प्रबंधन और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कोई स्पष्ट नियम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यह विवाद है कि इतने बड़े निवेश का हिसाब किताब कौन रखेगा। फिलिस्तीनी स्वायत्ता पर अगर सवाल की बात करें तो कई मानवाधिकार संगठनों और अरब विशेषज्ञों का मानना है कि यह बोर्ड गाजा के लोगों को अपनी सरकार चुनने का हक देने के बजाय उन पर भारी शासन थोप रहा है। इसे कुछ आलोचकों ने आधुनिक उपनिवेशवाद का नाम भी दिया है। निजी स्वार्थ के आरोप भी लग रहे हैं, जैसे बोर्ड में जेरेड कुशनर और अन्य बड़े व्यापारियों जैसे मार्क रोवन की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए हैं। आलोचकों का आरोप है कि गाजा के पुनर्निर्माण के नाम पर रियल एस्टेट और व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी जा सकती है। सदस्यों की बर्खास्ती के अगर हम अधिकार की बात करें तो अध्यक्ष के पास किसी भी सदस्य देश को बोर्ड से बाहर करने का एक तरफा अधिकार है। इसे सदस्य देशों ने ट्रंप की प्रति वफादारी सुनिश्चित करने की हथियार के रूप में देखा जा रहा है। इन विवादों के कारण कई यूरोपीय देशों ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने के लिए पूरी तरह से हामी नहीं भरी है और वे रुको और देखो की नीति अपना रहे हैं। इससे जुड़े कुछ अन्य बिंदु शामिल हैं, जिनमें 20 सूत्रीय शांति योजना देखी जा रही है। 20 सूत्रीय शांति योजना की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक 20 सूत्रीय शांति योजना का एक मुख्य हिस्सा है। यह बोर्ड इस योजना के दूसरे चरण की निगरानी करेगा, जिसमें युद्ध विराम समझौते, हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा का पुनर्निर्माण शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन की बात करें तो नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसने इस बोर्ड के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी ताकि गाजा के पुनर्निर्माण में मदद मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकरण के अगर बल की बात करें तो बोर्ड की योजना एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल को गाजा में तैनात करने की है। यह बल सुरक्षा प्रदान करने, नई फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करने और गाजा के विसैन्यीकरण की देखरेख करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बल में अपने सैनिक नहीं भेजेगा, क्योंकि यह एक यूएन शांति मिशन नहीं है। गाजा की अगर आर्थिक विजन की बात करें तो ट्रंप आर्थिक विकास योजना, ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का लक्ष्य गाजा को भूमध्य सागर का दुबई बनाना है। बोर्ड की योजना गाजा को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने की है, जहां निवेश और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए टैक्स में भारी छूट दी जाएगी। वैश्विक विस्तार की महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो बोर्ड के चार्टर में यह प्रावधान है कि एक बार गाजा में सफलता मिलने के बाद इसी मॉडल को यूक्रेन रूस युद्ध और भविष्य के अन्य वैश्विक संकटों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।